Hello everyone, welcome to an academy platform. So today I will going to send you recorded lecture for lecture 11 current affair polity. Okay, so here we will going to cover three sections. पहला है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज सेडिशन दैट इज देशद्रोही वाले जो अभी आरोप बहुत ज़्यादा लग रहे हुए हैं, ठीक है. एंड थर्ड वन इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो व्हाट इज दिस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव टू सी. इसके अलावा ये जो सेडिशन है, सेडिशन के चार्जेस आपने देखा होगा कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अभी फार्म लॉ के ऊपर प्रोटेस्ट किया, तो उनके ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए. इतने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या फिर कोई भी पॉलिटिशियंस है. शशि थरूर है, शशि थरूर एक अपने यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. ही आल्सो फेसिंग द चार्जेस ऑफ सेडिशन. तो व्हाट इज दिस सेडिशन दैट वी हैव टू सी. एंड राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, ये राइट टू प्रॉपर्टी इशू चल रहा है अभी, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक रूलिंग दिया था. तो दिस वी हैव टू सी कि वेदर राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट और नॉट. और राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है वो हमारे लिए क्या क्या चीज़ों की लिमिटेशंस बताता है, और स्टेट के ऊपर क्या क्या लिमिटेड चीज़ें आती हैं राइट टू प्रॉपर्टी में, ठीक है. सो दैट वी हैव टू सी. तो दिस थ्री सेक्शंस वी विल गोइंग टू कवर हियर. एंड हर एक सेक्शन के बाद आई हैड पुट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन को आप एक मिनट पॉज करिएगा, समझिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है. तो दिस इज द लेक्चर नंबर 11 फॉर करंट अफेयर स्पेसिफिक, करंट अफेयर पॉलिटी. ओके. So before this, I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. Always focus on structured course from prelims and mains point of view. There are 100 plus top educators on Unacademy platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. Apart from that, this is about me. My name is Tarikeshwar Jain. I am teaching PSIR current affair. This is my achievement, this is my qualification, this is my Telegram channel from where you can collect the PDF, and this is my Unacademy link. From there you can get the classes. तो जो मेरी पॉलिटी की करेक्ट क्लासेस होगी, फ्री स्पेशल क्लासेस, that I will going to start from tomorrow. So if anybody who are interested to have a polity specific learning, okay, specific learning for पॉलिटी, जो कि पॉलिटी की प्रीलिम्स की स्पेसिफिक लर्निंग होगी, तो देयर वी विल गोइंग टू स्टार्ट, है ना. वहाँ पे टॉपिक वाइज हम चलेंगे, और कल से शुरू होगी क्लासेस मेरी. ओके. तो देयर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑल्सो. तो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है वो आपके लिए पूरा मिलता है, सब्सक्रिप्शन प्लान मिलता है. एंड अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसमें दो प्लान होते हैं, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक. जब आपके लिए प्लस या आइकॉनिक में कोई भी प्लान जब परचेज करते हैं, तो इफ़ यू वांट टू अवेल 10% डिस्काउंट, देन यू कैन हैव TJLIV कोड. ओके. तो अगर आपको एक परचेस करना है, जो कि आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट की चीज़ है. तो 1 ईयर का अगर आप परचेस लेते हैं, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,550. एंड इन द सेम वे अगर आइकॉनिक का प्लान लेते हैं, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 67,050. अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन. तो 14 फरवरी एंड 28 फरवरी को अनअकैडमी के कॉम्बैट है. तो कॉम्बैट का टाइमिंग 11 बजे है. तो कॉम्बैट को कॉम्बैट के तौर पर देखना है, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, तो गो एंड अवेल एंड गो एंड हैव दिस क्वेश्चंस. 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं. रिलेटिव स्कोरिंग होगी, ऑल इंडिया स्कोरिंग, ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे भी आप कोड अप्लाई कर सकते हैं, TJLIV. 1 ईयर 2 ईयर एंड NCERT के बैचेस शुरू किए गए हैं. 12 फरवरी से बैचेस शुरू होंगे हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल बेसिस पे. तो गो एंड हैव दिस बैचेस में जाके अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है. एंड हु विल गोइंग टू गेट दिस, तो 1 ईयर से 10 ईयर का उनको 10th रैंक तक प्राइज मिलेंगे. प्लस एंड आइकॉनिक GS ऑप्शनल का अगर आप कंबाइन लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोड अप्लाई कर सकते हैं, TJLIV, और फिर बस आप अपना परचेज करके पढ़ाई आगे कर सकते हैं, ठीक है. नाउ अब आता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी. तो व्हाट इज दिस राइट टू प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू सी, ठीक है. तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है दैट वी हैव टू सी. देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था, और एक इंसान था, उसकी लीव मतलब एक प्ली होती है, प्ली मतलब गुजारिश होती है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन होती है जिसको हम बोल सकते हैं, वो फाइल की गई थी, जिसमें लैंड जो है अपेलेंट का, मतलब कि विक्टिम का, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया था, ग्रैब कर लिया था. कब? 1967 में. तो 1967 में एक अपेलेंट था जिसका लैंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्रैब कर लिया था फॉर द डेवलपमेंट पर्पस. ओके. बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि फोर्सेबली अगर हम डिस्पोज करते हैं पर्सन की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि उसको कानून के मुताबिक अगर आपने नहीं लिया है उसका लैंड. लैंड लेने का तरीका क्या होता है कि लैंड का एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, ठीक है, जिसमें क्या है कि अगर सरकार को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो वहां का लैंड सरकार ग्रैब कर सकती है, बट आपको 4 गुना आपके लिए सर्कल रेट के पैसा मिलेगा, और आपके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मिलेंगे. और अगर आपको लगता है कि वो पैसा गलत है, तो आप उसमें गुजारिश भी कर सकते हैं, तो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत पैसे में मुनाफा भी मिलता है.
अगर किसी का फोर्सेबल प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिया जाता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो वॉयलेटिव माना जाएगा ह्यूमन राइट्स को। तो क्या वॉयलेटिव होगा ये हमारा ह्यूमन राइट्स वॉयलेट होगा, फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ओके, तो आर्टिकल 300A, अब ये 300A क्या है? तो 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमने शिफ्ट कर दिया था 300A में। अब ये 300A क्या कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, रिक्वायर करता है कि स्टूडेंट को ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एंड जो अथॉरिटी है लॉ को बनाने वाली वो डिप्राइव कर सकता है पर्सन को हिज और हर प्रॉपर्टी, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अगर आपसे पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जब कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था तो क्या वो फंडामेंटल राइट था? हाँ वो था, बट जब जनता गवर्नमेंट कानून लेकर आई थी तो 44 अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी का जो कानून था उसको शिफ्ट करके एक नॉर्मल संविधान का कानून बना दिया गया, तो फंडामेंटल राइट नहीं था। इसमें क्या है कि स्टेट्स दे कैन नॉट परमिटेड टू परफेक्ट इट्स टाइटल ओवर द लैंड बाय इन्वोकिंग ए डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोसेशन टू ग्रैब प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन सिटीजन। जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको ग्रैब कर नहीं सकते हैं विदाउट देयर परमिशन। और स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज को अपोज किया था पिटीशन को, स्टेटिंग दैट इट हैड परफेक्टली टाइटल बाय 42 इयर्स ऑफ एडवर्सन प्रोसेशन। मतलब इसी चीज को स्टेट गवर्नमेंट अपोज करती आ रही है कितने 42 साल से। ठीक है, नाउ अब एक और आता है इसमें डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोसेशन। तो व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोसेशन? तो कोई भी पर्सन हु इज नॉट द ओरिजिनल ओनर, मतलब कोई भी पर्सन जो उसका असली मालिक नहीं है, अगर उसका असली मालिक बनता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्या होगा कि वो पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कर रहा है फॉर ए मिनिमम ऑफ 12 साल। मतलब क्या होता है, एक कानून आपको जरा सा याद रखना है, अगर आपके यहाँ पे आप मालिक हैं किसी जमीन के, आपने किराए पे दी और 12 साल तक अगर आपसे उसका कोई निकारनामा है, करारनामा है, कोई भी करारनामा नहीं हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी का क्लेम वो इंसान कर सकता है विदाउट द रियल ओनर डिड नॉट सीक लीगल कोर्स अगेंस्ट हिम। तो अगर 12 साल तक कोई भी लीगली उसके पास रहा और कुछ भी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लीगली किसी ने उसके क्लेम नहीं किया और 12 साल तक उस पर वो रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी उसी इंसान की मानी जाएगी। इसको क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्स पोसेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ टॉपिक खत्म। अब इसका आंसर देना है, पॉज करो वीडियो और इसका आंसर दो। तो इट सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट विथ इट्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़ना नंबर्स, और ध्यान से पढ़ना कि मैंने अभी आपको ये दोनों चीजें आपको अभी बताया था, तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है ध्यान से पढ़ के। ठीक है, और करेक्ट पूछा है मैंने यहाँ पे, करेक्ट पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। ठीक है, एक बार देखो आप लोग। चलो अभी आगे आएगा हमारा सेडिशन। सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हमारा जो शशि थरूर है, ठीक है, तो शशि थरूर के ऊपर और भी कई सारे नेताएं हैं, कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्या है, सेडिशन के चार्जेस लगाए हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली कल ही की न्यूज़ है कि एक देव सिंह करके आदमी था जिसने रेड, जो हमारा रेड फोर्ट है, उस पे जो फ्लैग है उसको समहाउ हार्म, जो हमारा ट्राई कलर है उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करी थी। तो इन दैट केस ही हैज बीन बुक्ड अंडर द सेडिशन चार्जेस। ओके, तो एक वो है जो सेडिशन चार्जेस में बुक हुआ, एक शशि थरूर है, उनको सेडिशन चार्जेस में बुक किए गए हैं। ठीक है, और भी कई सारे लोग हैं, एक संजय सिंह है जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको भी सेडिशन चार्जेस में बुक किया गया है। देयर आर वेरियस मीडिया रिपोर्टर्स, ओके, जैसे कि धर्मेंद्र सिंह है, तो उनको भी अभी सिंगू बॉर्डर पे जब वो अपना टेलीकास्ट कर रहे थे तो उनको भी सेडिशन चार्जेस में बुक किया गया है। तो देखो व्हाट इज गोइंग ऑन इन कंट्री दैट इज गोइंग बियॉन्ड द वी कैन से परव्यू ऑफ पर्सन्स, है ना, क्योंकि जो न्यूज़ हमें मिलती है वो न्यूज़ हमें जो भी सच्चाई दिखती है, कुछ भी बातें ऐसी सामने निकल के आती है, तो उनके ऊपर अभी जो है वो सेडिशन चार्जेस आते हैं। सेडिशन चार्जेस देशद्रोह का चार्जेस होता है। जरूरी नहीं है कि वो तिरंगे का ही अपमान करेगा तो ही उसको देशद्रोह का चार्ज लगेगा। अगर उसने भीड़ को भड़काने की भी कोशिश करी, अगर उसने गुमराह करने की भी कोशिश करी, तो उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, नाउ न्यूज में क्यों है, एक और चीज था कि बेंगलुरु कश्मीर, वहां पे ग्राउंड्स थे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और वहां प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स जो है वो चलाए जा रहे थे। तो एक इश्यूज ये थे।
दूसरा इश्यूज जो है वो हमारा अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है वो है, ठीक है। तीसरा इश्यूज क्या है, अभी जैसे कि चिपको मूवमेंट के चमोली डिस्ट्रिक्ट पे वहां पे भी लोग हैं तो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी शूटिंग करी है तो वहां पे भी सेडिशन चार्जेस को लगाया गया है। तो सेडिशन चार्जेस आए दिन लगाए जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं जानना है कि सेडिशन चार्ज बेंगलुरु में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, फार्मर्स लॉ में क्या हुआ, हमें ये जानना जरूरी है कि ये सेडिशन चार्जेस होते क्या हैं। तो देखो सेडिशन चार्जेस जो है सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी होता है, क्या है, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124A को हम बोला जाता है, ये इसके अंदर सेडिशन चार्जेस डिफाइन है। और ये क्या कहता है, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन जो ब्रिंग करता है या अटेम्प्ट टू ब्रिंग करता है नफरत, कंटेम्प्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाना क्या हो सकता है, लागू कर सकते हैं। और जो सेक्शन 124A है वो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एंड इंक्लूडेड आईपीसी इन 1870। तो ये किसने ड्राफ्ट किया था, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया था। और इंक्लूड कब किया गया था, आईपीसी 1870 में इसको इंक्लूड किया गया था। आईपीसी है ना, इंडियन पेनल कोड में। तो बस याद रखो ड्राफ्ट किसने किया था, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने। अब पनिशमेंट जो है वो क्या होगा, इसमें नॉन बेलेबल होगा, मतलब एक बार अगर इसमें बहुत बड़ी सजा होती है, देशद्रोह की सजा, याद रखना हमेशा, क्योंकि देशद्रोह की सजा में ना तो नॉन बेलेबल होता है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और पर्सन अगर एक बार इसमें बुक हो जाता है, वो ना तो गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकता है और उसका जो पासपोर्ट है वो भी क्या है, बुक कर लिया जाता है। और वो प्रिवेंट करता है कोर्ट में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी कोर्ट में जरूरत है प्रेजेंट होने की, ही हैज टू प्रेजेंट देयर, तो उसका पासपोर्ट चला जाएगा, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एनीथिंग। तो बहुत बुरा चार्ज होता है ये, ठीक है। नाउ फेमस सेडिशन ट्रायल्स क्या हैं, जोगिन जीसी बोस आपने सुना होगा 1891 में थे हिस्ट्री में, और फिर बाल गंगाधर तिलक 3 बार उनके ऊपर लगा था, महात्मा गांधी के ऊपर भी लगाए गए हैं सेडिशन चार्जेस, और उनकी जब उन्होंने बुक को पब्लिश किया था, बुक है यंग इंडिया, ठीक है। तो ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर पे सेक्शन 124A लगाना, उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर ने फ्रीडम के लिए लगाए थे, ठीक है, जो भी आंदोलन करे वो फ्रीडम के लिए करे। हमारे यहाँ पे अभी जो फ्रीडम लोगों के ऊपर जो चार्जेस लग रहे हैं, वो चार्जेस आजादी के लिए नहीं लग रहे हैं, वो हेट्रेड फैलाने के लिए लग रहे हैं, बट अभी काफी ज्यादा कंट्रोल्ड वे में लग रहा है, मतलब एक ऑटोक्रेटिक वे में लग रहा है। क्योंकि अगर आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, इफ योर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, इफ योर कंट्री इज रिपब्लिक, इफ यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, then this charges has to be put in a reasonable manner. You cannot put this charges one or the other पे, आज इस पे लगा रहे हो, कल इस पे लगाओगे, कल करैया पे लगाया था, उमर खालिद पे लगाओगे, ठीक है। if they get proved, if they get guilty, then you have to put the sedition charges, because ये जो चार्जेस है वो छोटे चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब एसेंशियल ग्रेडियंट्स क्या होते हैं इंग्रेडिएंट सेडिशन एक्ट के, तो देखो वेरियस वर्डिक्ट्स है, जैसे कि रोमेश थापड़ केस था, केदारनाथ सिंह केस था, कन्हैया कुमार, जिसमें रीडिफाइन किया गया सेडिशन एक्ट को, ओनली इफ हैड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस को डिफाइन किया था। पहला है कि अगर उसने पब्लिक ऑर्डर को डिफाइन मतलब डिस्टर्ब दिक्कत करने की कोशिश करी, अगर उसको अटेम्प्ट किया वायलेंटली ओवरथ्रो ऑफ लॉफुल गवर्नमेंट, मतलब जो अभी सरकार चल रही है उसको वायलेंस वे में आहत पहुंचाने की कोशिश करी। थर्ड वन इज थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट और ए पब्लिक, मतलब पब्लिक और स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको प्रॉब्लम पहुंचाने की कोशिश करी, तब जाके ये 3 केसेस में आप क्या लगा सकते हैं, सेडिशन के चार्जेस लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ पॉज दिस वीडियो, है ना, और इसमें 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं अभी, इसमें आपको देखना है ये क्वेश्चन में क्या दिखा रहा हूं। सेडिशन एक बेलेबल ऑफेंस है क्या, और सबसे पहले याद रखो सेडिशन 124A आईपीसी में आता है, और सेडिशन जो है वो बेलेबल ऑफेंस है क्या, और अगर पर्सन बुक होता है सेडिशन में तो क्या वो अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट जॉब्स में, और दे हैव टू लिव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, दिस इज द कंडीशन, है ना। तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। अभी थोड़े से ट्रिकी नहीं है, ये एक नॉर्मल है, बस अगर आपने वर्डिंग में क्लासेस देखी होंगी अच्छे से तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। 30 मिनट्स के लेक्चर में इफ यू आर कंप्लीटिंग 3 टॉपिक्स जो कि पूरे करंट बेस पे हैं, क्योंकि पॉलिटी के जितने भी टॉपिक मिलते हैं आपको बहुत अच्छे से करंट बेस पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करें। तो थर्ड है अपना टॉपिक, वो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। सबसे पहले माइनॉरिटीज में याद रखो हमारा संविधान 29 और 30 माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात करता है, वो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो या फिर नॉर्मल अपना एक धर्म के बेसिस पे माइनॉरिटीज हो, ठीक है। तो रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होंगे तो दे आर गोइंग टू डिफाइन अंडर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड दीज आर फंडामेंटल राइट्स।
इसी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की भी बात हमारे यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट व्हाट दे हैव डन, तो इन्होंने क्या कहा कि स्टेट जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अपने नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर चला सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है वो SC ST के बारे में पढ़ा दिया है, OBC के बारे में पढ़ा दिया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है माइनॉरिटी। तो SC ST OBC माइनॉरिटी, चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन और महिलाएं जो है उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड। तो ये सोशल इश्यूज हैं जो कि पॉलिटिकली लिंक होते हैं। तो ये देखो, ये सारा हम क्या कर रहे हैं, सोशल इश्यूज जो पॉलिटिकली लिंक होते हैं। इधर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टेट रेगुलेट कर सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अगर नेशनल की इंटरेस्ट हुई तो। और स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेगुलेशन जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि अपॉइंटमेंट का टीचर का करना, वो परमिसेबल होगा इफ it is intended to ensure excellence in minority institutions without interfering within the minority status। मतलब कि state can interfere in minority institutions, जैसे अपॉइंटमेंट करना है टीचर्स का, रिक्रूटमेंट करना है, कुछ भी, मगर माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उस पे आहत नहीं आएगी। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। तो मतलब स्टेट कैन इंटरफेयर। नाउ एक बहुत ही फेमस केस है, वो है TMA पाई केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 केस, जिसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इज नाइदर एब्सोल्यूट नॉर अबाउट द लॉ। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 वो ना तो एब्सोल्यूट है ना ही वो कानून से ऊपर है। मतलब कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो जाएंगे और कानून अगर नहीं सुनेगा तो माइनॉरिटी का वो बात हो जाएगा। सेकंड चीज, वो एब्सोल्यूट नहीं है, कानून के ऊपर भी नहीं है और एब्सोल्यूट भी नहीं, मतलब उनको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर छेड़छाड़ हो रही है तो फिर दे कैन चेंज। अब इसी में एक आता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो देखो, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट आया था जिसने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया गया, ऐसे कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो एस्टेब्लिश किए गए हैं और एडमिनिस्टर किए गए हैं बाय माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज। मतलब माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए उनको एस्टेब्लिश किया गया है, एडमिनिस्टर किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें जो वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन नहीं किया कि हु आर माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वर्ड डिफाइन नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था SC ST वर्ड डिफाइन है ना। तो इसी तरीके से माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन नहीं है। तो NCMEI जो एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, वो डिफाइन करता है माइनॉरिटीज के लिए। अब एक्ट डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर रहा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना होता तो वो आर्टिकल 366 में डिफाइन करता। तो डिफाइन माइनॉरिटी मींस ए कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर जो भी कम्युनिटी नोटिफाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी। एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो देयर आर 6 नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो देखो कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है हमारे यहाँ पे, मुस्लिम, कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं हमारे यहाँ पे, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और जैन। और कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अभी तक, लिंग्विस्टिक मतलब कि शब्दों के हिसाब से या फिर हम कहें लैंग्वेज के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया। हमारे यहाँ पे प्रावधान है मगर डिफाइन नहीं किया। रिलीजियन के बेसिस पे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज आती हैं। पहला है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी, जैन। और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो क्या है, परव्यू ऑफ NCMEI के नहीं होगा। मतलब कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के केसेस में रूलिंग नहीं देगा NCMEI। NCMEI सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज के बेसिस पे अपनी रूलिंग देगा। ये छोटी छोटी से फैक्ट है, इनको याद रखना। नाउ अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनको हम एस्टेब्लिश करते हैं और वो एडमिनिस्टर करते हैं माइनॉरिटी के कम्युनिटीज के लिए, पहला तो ये, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं और एडमिनिस्टर करेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर वो रन होते हैं ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी मेजोरिटी ऑफ ए मेंबर, तो फिर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इसमें आएंगे। और अगर वो एस्टेब्लिश किए गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उनका आप माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ला सकते हैं। वंस दे गेट कंफर्म्ड ए माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देयर इज नो नीड फॉर इट्स रिन्यूअल पीरियडिकली। तो एक बार अगर उनको मिल जाता है स्टेटस माइनॉरिटीज का, तो फिर उनको पीरियडिकली हर साल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आता है इसमें राइट्स ऑब्टेन्ड बाय माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट क्या क्या है, दैट वी हैव टू सी।
है ना। तो क्या क्या है देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव सब्सटेंशियली मोर प्रोमिनेंट पावर देन अदर इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम अदर इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में बात करेंगे तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ज्यादा पावर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब इसमें आता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो आउट ऑफ द परव्यू है रिजर्वेशन पॉलिसीज के। मतलब जो हम रिजर्वेशन देते हैं 50% का, जिसमें SC ST OBCs को देते हैं, और 3% हम इसके अलावा जो देते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज में, वो क्राइटेरिया माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फॉलो नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि SC ST OBCs को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम रिजर्वेशन देंगे। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 50% तक माइनॉरिटी, जिस माइनॉरिटी का वो इंस्टीट्यूशन है, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ये हमारे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कंट्रोल ओवर रिप्रेजेंटेटिव, तो माइनॉरिटीज का स्टेटस उनकी कंट्रोलिंग पे ज्यादा है। अब आता है यहाँ पे सेक्शन 12 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये क्या कहता है कि 25% रिजर्वेशन चिल्ड्रन को AWS में देना है, इज ऑल्सो नॉट एबल टू और एप्लीकेबल इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको पता है ना कि सर्व शिक्षा अभियान राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में आया था। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में एक क्राइटेरिया था, आपने हिंदी मीडियम मूवी देखा हो तो 25% रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, EWS की कैटेगरी में जाएगा स्कूल, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो या फिर सरकारी होंगे। और वो EWS की कैटेगरी वो वाली नहीं है जो हमारे लिए अभी मिलता है 10% रिजर्वेशन वाला। ये 25% EWS के बच्चे होंगे, वो किसी भी फैमिली से आते होंगे, तो उनको क्या है रिजर्वेशन मिलता होगा। ठीक है, और ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलेगा। ओके, However, सुप्रीम कोर्ट held that जितने भी स्कूल जो रन करते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस will have to grant free admission to the poor children on 25% of their seat under the right to education act। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा कि जितने भी स्कूल्स जो रन करते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए क्या ग्रांट करना है, हमें फ्री एडमिशन ग्रांट करना है पुअर के लिए। ठीक है, ऑन 25% ऑफ देयर सीट अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, नाउ अब माइनॉरिटीज स्टेट लेवल पे क्या इनका स्टेटस है, दैट वी हैव टू सी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन तो किया नहीं है माइनॉरिटीज, एंड सेंटर ने क्या कहा, सेंटर के पास पावर है कि सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में नोटिफाई करेगा कि कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटीज में आती है या नहीं आती है। लास्ट कम्युनिटी ऐड हुई थी 2013 में, वो कम्युनिटी कौन सी थी, तो वो जैन कम्युनिटी थी। एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि रिलीजियस क्लासिफिकेशन शुड बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस और स्टेट लेवल पे बेसिस पे नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब जैसे गोवा है, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है, ठीक है, तो क्या जरूरी, उनका मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे आपको हिंदू माइनॉरिटी में है तो पूरे इंडिया में हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे, नहीं। आपको एक ओवरऑल डेटा निकाल के ही आपको देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे माइनॉरिटीज में आता है। ठीक है, दैट वी हैव टू सी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रेगुलेट करते हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, वो क्या क्या है, तो देखो आर्टिकल 30 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 30 डील करता है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियन और लैंग्वेजेस, उनको अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश होंगे, एडमिनिस्टर होंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेजेस, वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है स्टेट का कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे दूसरे सच इंस्टीट्यूशंस की तरह कि उनसे वो एड कर रहे हों और ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। तो ये भी क्या है, थर्ड क्राइटेरिया है। ओके, अभी हमने वर्ड देखा था NCMEI एक्ट था, ठीक है, तो उस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं वो भी जरा सा देखना है। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, पावर इसके पास सिविल कोड का है, रेगुलेट करता है सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया। जितने भी इंडिया में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो NCMEI एक्ट के तहत होते हैं। इसमें जो चेयरमैन होता है वो जज ऑफ ए हाई कोर्ट होगा और 3 मेंबर आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, चेयरमैन होगा हाई कोर्ट का, चेयरमैन जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं मतलब है ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन होगा, जैसे अपन NHRC में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे NCMEI में हाई कोर्ट के शुड बी जज ऑफ ए हाई कोर्ट, एटलीस्ट का जज, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है एफिलिएशन ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ए यूनिवर्सिटी, तो वो इंक्वायर करेगा, उसके पास पावर है सुओ मोटो का। सुओ मोटो मतलब खुद से इंक्वायरी करने का इनटू द कंप्लेंट रिगार्डिंग डेप्रिविएशन वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ ए माइनॉरिटी, कि वो एस्टेब्लिश कर पाए, एडमिनिस्टर कर पाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, और वो स्पेसिफाई करता है मेजर्स टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द माइनॉरिटी स्टेटस, और वो कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस
established by the minorities, and it can also cancel the minority status granted to the institutions if they have found to violate the conditions of the grant. Okay, now अब एक होता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अभी तक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कोई भी नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो LCML एस्टेब्लिश 350 बी के एक्ट के तहत किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के, हैज लेस पावर देन NCMEI। तो अगर आपसे पूछते हैं कि NCMEI मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ज्यादा पावर है या फिर NCLM के पास ज्यादा पावर है, तो ये क्या है, NCMEI के पास है। इसका केवल क्या अधिकार है अभी कि वो सेफगार्ड करेगा, रिव्यूज करेगा प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी राइट्स, और वो रिकमेंड करेगा टू द पार्लियामेंट बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग्स। ओके, दिस इज देयर पावर। नाउ ये 4 क्वेश्चंस हैं, आंसर दिस, और ये बहुत अच्छे से आपको आंसर करना है। सबसे पहले माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन किया गया है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? ओके, अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जितने भी माइनॉरिटीज हैं बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनके पास पावर है कि वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट, एंड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन अपनी कम्युनिटी के लिए देने की उसमें पावर है, और वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ 50% के रिजर्वेशन जो आर्टिकल 15-16 में दिए गए हैं। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा, ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अभी हमने बहुत सारे टॉपिक अपने पॉलिटी के कवर कर दिए हैं, बहुत ही हो गए हैं अपने सारे, ठीक है, जिसमें हमने स्कीम्स भी देखे हैं, योजनाएं भी देखी हैं, हमने हर एक तबके का SC ST OBC, अपने चिल्ड्रन, प्रेसिडेंट की पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने देख लिया है। अभी 2 से 3 लेक्चर्स और लूंगा मैं, और उस लेक्चर्स में जब आप पूरे लेक्चर्स को जाएंगे तो रिवीजन करने का जब समय रहेगा तो इन्हीं वीडियोस को आप बार बार पॉज करिए, इसी में से देखो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा अल्टीमेटली। जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, DD बसु या फिर सतीश कौशिक, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, सतीश चंद्रा जो होती है, या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो वो बुक्स को आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, सुभाष कश्यप है, सॉरी, तो सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत और DD बसु, अगर ये बुक्स भी पढ़ते हैं आप, और इसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो भी वहीं पे भी यही लिखा है, आपको रिवीजन करना है, कोई ज्ञाता नहीं बनना है, और इन चीजों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझो। माइनॉरिटीज को जैसे हमने देखा, इतना ही आएगा माइनॉरिटीज में, कुछ ज्यादा नहीं आएगा माइनॉरिटीज को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। आई विल गोइंग टू make videos related to this more. TJLIV is my code. You can avail 10% discount here. Tarkeshwar Jain PSIR is my Telegram channel. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए।